हेलो नमस्कार दोस्तों। हमने कल क्वेश्चन नंबर 33 तक सॉल्व किया था और 32 तक। आज हम 33 क्वेश्चन देखेंगे। तो 33 क्वेश्चन क्या है? द लोकस ऑफ रिएक्शन ऑफ ए टू हिंज्ड सेमी सर्कुलर आर्क। इसका मतलब क्या है कि आपके पास टू हिंज सेमी सर्कुलर आर्च है ना, पैराबोला नहीं है। क्या है? सर्कुलर आर्च है आपके पास, एक टू हिंज सेमी सर्कुलर आर्च। अच्छे से बना रहा हूँ, ऐसे बनेगा। तो ये जो इसका रेडियस है, अगर ये इसका लाइन ऑफ, ये जो लाइन है ये इस अबैटमेंट को और इस अबैटमेंट को जोड़ रहा है। तो अगर यहाँ से हम कहीं भी अगर लें डिस्टेंस, तो आर आएगा एवरीवेयर। ये भी आर रहेगा, ये भी आर रहेगा यहाँ से। तो ये हो गया सेमी सर्कुलर आर्च। तो यहाँ पे लोकस ऑफ रिएक्शन की बात हो रही है। तो यहाँ पे एक वर्टिकल रिएक्शन लगेगा, एक हॉरिजेंटल लगेगा। यहाँ पे एक वर्टिकल लगेगा और हॉरिजेंटल है, क्योंकि हिंज है। हिंज है तो डेफिनेटली लगेगा, रोलर नहीं है ये। तो एक हिंज में क्या होता है, वर्टिकल रिएक्शन लगता है और हॉरिजेंटल भी लगता है। तो रिएक्शन क्या आएगा यहाँ पे? अगर फोर्स में मान के चलो मैं इधर लगा दूँ, फोर्स यहाँ पे डब्ल्यू लग रहा है, तो क्या होगा? अब इस साइड में क्या है, यहाँ से आधा डिस्टेंस ये हुआ और आधा डिस्टेंस ये हुआ। तो ये क्या है कि आधा डिस्टेंस के इस साइड में लग रहा है, तो यहाँ पे रिएक्शन जो होगा इस साइड में लोड ज़्यादा होगा। लेट सपोज अगर ये बी है, ये ए है, तो वी ए वी बी, ओह, वी ए एंड वी वी, तो वी बी क्या होगा? अपना बड़ा होगा वी ए से। तो यहाँ पे जो रिएक्शन भी होगा ना, अब देखिए यहाँ पे वी ए बड़ा है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो रिएक्शन होगा ये ऐसे आएगा कुछ। क्योंकि ये रिएक्शन क्या होता है, रिएक्शन इन दोनों को कंबाइंड करके आता है। अब यहाँ पे वी भी बड़ा है, तो वी भी बड़ा है तो रिएक्शन क्या रहेगा, इसके नज़दीक में रहेगा, इसके पास में रहेगा। ठीक है, ये जस्ट मैं सिंपल आपको बता दिया, कभी क्वेश्चन आ सकता है इस पे, तो थोड़ा सा माइंड चला करके आप बता सकते हैं। तो क्या है कि लोड जिसके पास होता है उसके पास उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है उसके पास वाले फोर्स का, और फिर रिएक्शन भी उसके पास में ही रहता है। तो यहाँ पे लोकस ऑफ रिएक्शन, तो ये रिएक्शन आर हो गया और ये रिएक्शन आर हो गया। तो इसका जो लोकस मिलेगा वो यहाँ पे कहीं, जो लोकस ऑफ रिएक्शन होगा, और ये चला गया, फिर ये चला गया। लोकस ऑफ रिएक्शन कहाँ पे बनता है? तो ये आर डिस्टेंस, ये बनता है पाई आर बाई टू डिस्टेंस पे। क्योंकि अब ये जो पाई आर बाई टू है, ये क्या है, आर से बड़ा है, ग्रेटर देन आर। तो कहीं ये आर के ऊपर बनेगा, ये लोकस ऑफ रिएक्शन बनता है। स्ट्रेट बनता है किसमें? अगर वो सर्कुलर है तो सेमी सर्कुलर। अगर पैराबोला पैराबोला होता है तो उसमें पैराबोला बनता है, याद रखिएगा। तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखिए, क्वेश्चन ये मैं बताने से पहले और सॉल्व करने से पहले आपको मैं बता देता हूँ कि मेरे को भी यहाँ पे अच्छे से आंसर सारे क्वेश्चन का नहीं पता है। बस मैं क्या कर रहा हूँ, आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूँ कि क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करते हैं, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। और कुछ ये क्या है कि वन टाइप ऑफ आपका रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि मैं और भी एक्स्ट्रा पॉइंट भी बता रहा हूँ। तो कहीं पे मिस्टेक भी हो सकती है मेरे से, तो आप मिस्टेक को क्या कीजिए, कमेंट में अप्लाई रिप्लाई कीजिएगा, ताकि दूसरे बच्चों को वो मिस्टेक पता चल जाए और मुझे भी पता चल जाए। तो ये क्या है, वन टाइप ऑफ डिस्कशन हो रहा है मेरे और आपके बीच में। तो यहाँ पे क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ए डिवाइडेड वॉल इज प्रोवाइडेड। ए डिवाइड वॉल इज प्रोवाइडेड। अच्छा, क्या है कि कोई भी चीज़ होगा उसको डिवाइड करने के लिए एक वॉल, डिवाइड वॉल, इसको डिवाइड वॉल बोलते हैं। तो ये कुछ प्रोवाइड किया गया है, क्या प्रोवाइड किया गया है पता भी नहीं चल रहा है, कहाँ से क्वेश्चन है क्या है, लेकिन देख लेते हैं। पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ वियर एंड अपस्ट्रीम ऑफ इट एट एन इंक्लिनेशन, at an inclination to the axis of wear, at right angle to the axis of wear, parallel to the axis of wear and downstream of it। अच्छा, यहाँ पे एक वेयर की बात चल रही है भाई साहब, याद रखिएगा। वेयर क्या होता है आपको पता ही होगा। ये
ओपन चैनल से रिलेटेड है, और आप कह सकते हैं कैनाल से। तो जो भी कैनाल हो गया, रिवर में हम वियर बनाते हैं। वियर किस लिए बनता है? वियर इसलिए बनता है ताकि जो अप स्ट्रीम में वाटर लेवल इंक्रीज कर दिया जाए। वाटर लेवल इंक्रीज होगा तो इधर से हम कैनाल निकाल सकते हैं। ये मान लीजिए रिवर होगा तो इस रिवर से एक कैनाल इधर निकाल सकते हैं, पानी को बढ़ा करके, पानी का लेवल बढ़ा करके, इसलिए वियर वगैरह बनाते हैं। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन है, ए डिवाइड वॉल इज प्रोवाइडेड। अब ये उस वियर स्ट्रक्चर में कहीं पे डिवाइड वॉल बनता होगा, ये या तो इधर बनता होगा, कहीं ना कहीं बनता होगा, इधर बनता होगा, इधर बनता होगा, कहीं ना कहीं डिवाइड वॉल बनता होगा। वो क्या पर्पस होता है? वो मे बी डिवाइड वॉल जो होगा वो सेडिमेंट से रिलेटेड होगा, या वाटर का टर्बुलेंस को कम करने का होगा, कुछ ऐसा चीज़ होगा कि यहाँ पे ज़्यादा इरोजन वगैरह ना हो। तो कुछ ऐसे इसको रिलेट करके यहाँ पे डिवाइड वॉल एक बनता होगा। तो क्वेश्चन क्या है? पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ वियर, पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ वियर। अब कौन सा एक्सिस है भाई? एक्सिस तो 3 टाइप का होता है, वर्टिकल होता है, हॉरिजेंटल होता है। देखिए क्लियरिटी नहीं है क्वेश्चन बनाने में, क्लैरिटी नहीं है कि क्लैरिटी क्या है। ये कहीं से क्वेश्चन छाप दिए होंगे आरआरबी वाले, और क्या। क्लैरिटी होनी चाहिए कि किस चीज़ की बात की जा रही है। एक्सिस, एक्स एक्सिस लिखता, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस लिखता और लेटरल एक्सिस लिखता तो आइडिया लगता। पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ वियर, चलिए मैं यहाँ पे एक्सिस ये मान रहा हूँ, एक्सिस ऑफ द वियर एंड द अप स्ट्रीम ऑफ इट। तो ये मेरे हिसाब से गलत होगा, क्योंकि क्यों बनाएंगे हम? तो वर्टिकल बनाएंगे। एट एन इंक्लिनेशन ऑफ द एक्सिस ऑफ वियर, इंक्लिनेशन पता नहीं बना सकते हैं कि नहीं, देखते हैं। एट राइट एंगल ऑफ द, राइट एंगल सही होगा मेरे हिसाब से। एंड द पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ वियर एंड द डाउन स्ट्रीम, नहीं अप स्ट्रीम में ही बनाएंगे। देखते हैं ऑप्शन सी है या बी है, दोनों में से सी ऑप्शन है, यस। तो राइट एंगल पे ही बनता है, याद रखिएगा, राइट एंगल पे बनता है, इंक्लिनेशन पे नहीं बनेगा। इंक्लिनेशन पे बनाने से क्या होगा कि पानी का और ज़्यादा कटाव होगा, पानी में ज़्यादा टर्बुलेंस बनेगा। राइट एंगल पे बनाने से कम टर्बुलेंस बनता है, क्योंकि इसका रीज़न यही होगा। चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट होगा पिछले का। अच्छा, विच आर लाइन, अच्छा डैश को मैं विच यहाँ पे बोल रहा हूँ, विच आर लाइन्स drawn on a map to locate in the plan view point of equal ground elevation। अच्छा, एक प्लान व्यू है। प्लान व्यू कहने का मतलब हम किसी चीज़ को टॉप से देख रहे हैं, ठीक है ना। एक प्लान व्यू बन गया, मान लीजिए किसी का घर है तो हम टॉप व्यू से देख रहे हैं, तो यहाँ से हमको आंगन दिखेगा, ये इसका घर का रूम दिखेगा, यहाँ पे ऐसे रूम दिखेगा, ये सब ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। विच आर लाइन्स प्रोफाइल्स आर लाइन, ओके, और कॉन्टूर्स आर लाइन, और एलिवेशंस आर लाइन, और हैच आर लाइन, ड्रॉन ऑन ए मैप टू लोकेट। टू लोकेट क्या लोकेट करने के लिए भाई? टू लोकेट पॉइंट ऑफ इक्वल ग्राउंड एलिवेशन। अच्छा जी, एक मैप है जिसमें पॉइंट ऑफ इक्वल ग्राउंड एलिवेशन आपको करना है, तो डेफिनेटली कॉन्टूर करेंगे, नो डाउट, इसमें कोई आपको ये नहीं है, कॉन्टूर ही होता है। ये बड़ा इजी सा क्वेश्चन था, समझने के लिए केवल वो था। अच्छा एक चीज़ मैं बता देता हूँ, कभी कभी इंग्लिश पढ़ने में क्या प्रॉब्लम होता है। देखिए यहाँ पे ये डॉट ये लग गया, यहाँ पे कॉमा, ये कॉमा यहाँ पे लग गया, और ये कॉमा लग गया। तो इसका मतलब ये होता है, ये बीच वाली जो चीज़ दी हुई है ना, तो इसका मोटा मोटी आप मान सकते हैं, ये इसको हटा के पढ़ने से फिर आइडिया आएगा। यहाँ से पढ़िए, फिर यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पढ़िए, इसको हटा के पढ़ने से आइडिया। ये क्या है? ये बस ये बता रहा है कि जो मैप है वो हम प्लान व्यू में देख रहे हैं, ठीक है। तो कॉमा के बीच की जो चीज़ है उसको अगर हटा के एक बार पढ़ लीजिए अंडरस्टैंडिंग के लिए किसकी बात हो रही है, फिर इसको आप नेगलेक्ट करके पढ़िए तो उस लाइन का अच्छे से मतलब समझ में आता है। चलिए ये छोटी सी बात हुई। आगे पार्शियल सेफ्टी ऑफ फैक्टर, यहाँ पे पार्शियल सेफ्टी ऑफ फैक्टर की बात हो रही है, ऑफ फॉर शॉप वेल्डिंग एंड फील्ड वेल्डिंग आर। अच्छा जी, तो अब देखिए यहाँ पे वेल्डिंग का क्वेश्चन आ गया। वेल्डिंग का क्वेश्चन जनरली, अच्छा इंजीनियरिंग में आपको वेल्डिंग कहाँ पढ़ने को मिलता है? मुझे तो नहीं लगता है कि सिविल इंजीनियर कहीं भी वेल्डिंग पढ़ता है, लेकिन कहाँ पे मिलता है मैं आपको बता देता हूँ। जो वर्कशॉप की क्लास होती थी, एक वर्कशॉप का क्लास रहता है, मे बी फर्स्ट ईयर में या सेकेंड सेमेस्टर में ऐसे में रहता है।
तो उस वर्कशॉप में वेल्डिंग का, हाँ, और यहाँ पे यस यस, ये स्टील स्ट्रक्चर में पढ़ने को मिलेगा आपको, स्टील स्ट्रक्चर में स्टील डिज़ाइन। वर्कशॉप में तो हमें प्रैक्टिकल देखने को मिलता है, बट स्टील डिज़ाइन में हमें ये देखने को मिलता है कि सॉफ्ट वेल्डिंग और द फील्ड वेल्डिंग। अच्छा देखिए, सॉफ्ट वेल्डिंग में क्या होगा, सॉफ्ट वेल्डिंग में हम मतलब सॉफ्ट वेल्डिंग में एक अच्छे से जगह पे बैठ के दुकान आप समझ लीजिए, तो क्या होगा कि एक अच्छे से दुकान होगा, एक अच्छे से कोई जगह होगी, वहाँ पे बैठ के हम वेल्डिंग कर रहे हैं। फील्ड वेल्डिंग जहाँ पे हमें काम करना है, मान लीजिए किसी का घर बन रहा है तो घर पे ही जाके दरवाज़ा बना दिए। सॉफ्ट वेल्डिंग का क्या है, दरवाज़ा दुकान पे बना के घर पे ले गए, ये मतलब हुआ। तो सॉफ्ट वेल्डिंग अगर दुकान पे कोई चीज़ हो रही है तो बड़ी अच्छे से होगी, तो वहाँ पे हमें ज़्यादा फैक्टर ऑफ सेफ्टी देने का मतलब क्या हुआ, फैक्टर ऑफ सेफ्टी देने का मतलब है पैसा ज़्यादा खर्चा करना। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप किसी चीज़ का मान लीजिए स्ट्रेंथ 100 है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी आप 1.5 दे दिए, मतलब क्या कर दिए, इसको 50% बढ़ा दिए, 1.5 इंटू 100, तो जहाँ 100 का खर्चा लग रहा था वो आपको 150 का लगाना पड़ेगा। तो आपको क्या है कि खर्चा बढ़ जाता है सेफ्टी, फैक्टर ऑफ सेफ्टी बढ़ाने से। तो अगर शॉप में हो रहा है तो अच्छे से काम होगा, शॉप में अच्छे से काम होगा तो आप कम भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी देंगे तो चलेगा, लेकिन फील्ड में क्या होगा, ज़्यादा देना होगा। तो देखिए कम ज़्यादा वाला रेंज कौन सा है, ये देखिए बराबर बराबर का है, तो ये तो मेरे हिसाब से नेगलेक्ट होगा, ये भी नेगलेक्ट होगा। और ये देखिए कम ज़्यादा का ये है और ये है, दो चीज़ है भाई साहब। तो दो चीज़ें, तो इन दोनों में से कोई सही होगा, या तो बी सही होगा या तो डी सही होगा। ये हम देख लेते हैं तो कौन सा सही होगा। तो 1.2525 है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जो सही होना चाहिए वो बी ऑप्शन सही होना चाहिए। देखते हैं, देखते हैं क्या होगा, अगर नहीं होगा तो आप रिमेंबर रखिएगा, यस ऑप्शन बी करेक्ट है भाई साहब। तो देखिए इस तरीके से अगर आप माइंड को एनालॉजी करके अगर करते हैं आप, तो डेफिनेटली आप करेक्ट ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं। आगे बढ़िए। इन सॉइल कॉम्पैक्शन, इन सॉइल कॉम्पैक्शन, सॉइल कॉम्पैक्ट हो रहा है भाई साहब, सॉइल कॉम्पैक्ट हो रहा है, इसका मतलब क्या, इसमें से वाइड निकाला जा रहा है। पहले सॉइल का वॉल्यूम क्या था, पहले सॉइल का वॉल्यूम अगर इतना बड़ा होगा तो कॉम्पैक्ट करके हम इसको इतना बड़ा बना दिए, छोटा बना दिए, कुछ वॉल्यूम कम कर दिए, ठीक है। यहाँ पे V1 था तो ये V2 हो गया, और V2 क्या है, V2 का वॉल्यूम कम है कंपेयर टू V1, ये बात होता है कॉम्पैक्शन का। इफ द मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी, अच्छा जी, तो जो ड्राई डेंसिटी है, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी को मैं ऐसे दिखा दिया, और रोडी हम लिख सकते हैं, रोडी, डेंसिटी की बात हो रही है, यूनिट वेट की नहीं हो रही है। मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी हैज़ टू बी इंक्रीज्ड, इंक्रीज होगा, एंड दैट टू एट ऑल लोअर ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, देन द मेथड इज रिक्वायर्ड। अच्छा जी, एक मेथड आपको बताना है जिसमें क्या हो, सॉइल कॉम्पैक्शन का वो मेथड हो, ठीक है। एक मेथड है जो सॉइल कॉम्पैक्शन का मेथड है, और उसमें क्या होना चाहिए, उस मेथड से हमें क्या मिले, उस मेथड से हमें ये मिले, इफ द मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी हैज़ टू बी इंक्रीज, अगर इंक्रीज होता है, दैट टू एट ऑल लोअर ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। अच्छा, इसका मतलब ये है कि आपके पास जो सॉइल है इसमें लोअर मॉइस्चर कंटेंट हो। एक तो आप सॉइल में ज़्यादा से ज़्यादा कितना पानी भर सकते हैं, और एक सॉइल में कम से कम कितना पानी भर सकते हैं, तो वही हो गया लोअर ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। लोअर ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, कम से कम कितना पानी डाल सकते हैं, उस कम से कम पानी डाल के हमें डेंसिटी को क्या करना है, बढ़ाना है। बात को समझिए आप, एक आपके पास सॉइल है और इसमें कम से कम पानी डाल के, अच्छा आपको चीज़ एक मैं सब बता देता हूँ। आपको ऐसे मान लीजिए एक सूखी मिट्टी को दबाइए, सूखी मिट्टी के ऊपर रोलर चलाइए, और क्या होता है, एक थोड़ा सा पानी का छिड़काव करके रोलर चलाइए, कौन मिट्टी ज़्यादा बैठेगा, डेफिनेटली जिस पे पानी ज़्यादा, थोड़ा सा पानी डाला होगा। तो वही है लोअर ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, हमें लोअर मॉइस्चर कंटेंट को रखना है और डेंसिटी ज़्यादा मिल जाए। किस वाले मेथड से करेंगे तो मिलेगा, इंक्रीज, अब देखिए कौन सा मेथड रिक्वायर है, इंक्रीज द वेट ऑफ हैमर, इंक्रीज द हाइट ऑफ फॉल ऑफ रैमर। अब क्या है कि जब आप कॉम्पैक्शन करते हैं तो हैमर से, अगर मान लीजिए आप कर रहे हैं कॉम्पैक्शन लैब में, हैमर से कर रहे हैं, तो आपको क्या होगा, वेट इंक्रीज कर दीजिए हैमर का, ठीक है, वेट इंक्रीज कर दीजिए हैमर का। दूसरा क्या है,
कि जो आप इस हैमर को छोड़ रहे हैं, मान लीजिए पहले इस वाले हाइट से नीचे डाल रहे थे, तो अभी इस वाले हाइट से डाल दीजिए। बी ऑप्शन ये कह रहा है। सी ऑप्शन क्या रहा है? मिक्स मोर कोहेजनलेस सॉइल। कोहेजनलेस सॉइल मतलब सैंड, आप यहाँ पे समझिए, तो सैंड को ज़्यादा मिलाइए। तो ये तो ऑप्शन यार गलत हो गया। ऐसे ही इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ रैमर, इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ रैमर कॉन्टैक्ट प्लेट। सरफेस एरिया को इंक्रीज करने को बोल रहा है। इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ रैमर कॉन्टैक्ट प्लेट। इंक्रीज द हाइट ऑफ फॉल ऑफ रैमर। इंक्रीज द वेट ऑफ रैमर। रैमर मतलब आप समझ लीजिए कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम दबा रहे हैं, इस मिट्टी को दबा रहे हैं, इतना बात याद रखिएगा। तो अच्छा जी, तो इसमें से कौन सा होगा? अगर आपको ऐसा चाहिए कि कम से कम पानी डाल के डेंसिटी हम ज़्यादा बना लें, कम से कम पानी डाल के डेंसिटी ज़्यादा बना लें, मतलब कम से कम पानी डाल के उसमें से ज़्यादा वॉइड निकालें। तो ज़्यादा से ज़्यादा वॉइड निकालने के लिए क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा वॉइड निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वेट बढ़ा दें क्या? रैमर का वेट बढ़ाने से काम हो जाएगा? इंक्रीज द हाइट ऑफ फॉल ऑफ रैमर। अगर हाइट ऑफ फॉल ऑफ, देखिए वेट बढ़ाने से क्या होगा? अगर आप सिंपली आप समझिए कि एक किसी भी हल्की चीज को, अगर आपके पास दो ये हैं, सपोज दैट आपके पास दो, समझ लीजिए आपके पास कंचे हैं, ठीक है? तो दो कंचे को आप क्या कीजिए, और लोहे के हैं, वो लोहे के छर्रे हैं जो साइकिल में डाले जाते हैं, बड़े वाले हैं, ठीक है? तो एक को क्या कीजिए, थोड़ी हाइट से नीचे फॉल करवाइए। एक को जो हाइट रखना चाहते हैं, जिस हाइट पे आप, दो हाइट आप पहले सेलेक्ट कर लीजिए। तो पहले दोनों हाइट से दोनों को गिराइए, फिर ज़्यादा हाइट से गिराइए। तो जो ज़्यादा हाइट से गिराएंगे उससे ज़्यादा चोट लगेगा सॉइल के ऊपर। ज़्यादा चोट लगेगा तो मतलब ज़्यादा दबेगा, ठीक है? ज़्यादा दबेगा तो क्या होगा? जितनी दूर में वो दबेगा उतने ही एरिया का वो वाइड कम करेगा, ठीक है? हैमर, वेट हैमर बढ़ाने से क्या होगा? वेट का अगर हैमर बढ़ा, अच्छा दोनों में से ज़्यादा कारगर कौन होगा? मान लीजिए किसी चीज़ को हमें दबाना है, तो मान लीजिए इतना सॉइल है, अगर किसी चीज़ को हमको इसको कॉम्पैक्ट कराना है तो क्या करें? या तो वेट जो बढ़ा रहे हैं, तो वेट बढ़ाने से नहीं होगा, वेट के साथ साथ अगर हम थोड़ा हाइट ऊपर से छोड़ें, यहाँ क्या होता? अगर वेट भी बढ़ा दिए, थोड़ा हाइट से भी ऊपर छोड़ें, तो ये ऑप्शन सही हो जाता। ये भी कंप्लीट ऑप्शन सही नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम रैमर का हाइट वही रख रहे हैं, बस थोड़ा ऊपर से हम उसको छोड़ रहे हैं। इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द रैमर, सारा चीज़ हम वही कर रहे हैं, जितना वेट है, वेट थोड़ा सरफेस एरिया हम रैमर का बढ़ा रहे हैं। रैमर का सरफेस एरिया बढ़ाने से क्या होगा कि अगर मान लीजिए रैमर आपका इतनी दूर में, पहले ऊपर से छोड़ने से इतनी दूर में इम्पैक्ट कर रहा था, अभी सरफेस एरिया बढ़ा दिए तो इतने दूर में करेगा, इतनी दूर में करेगा। तो भाई मुझे आंसर जो मोटा मोटी सही लग रहा है, वो मैं डी ऑप्शन पे जाना चाह रहा हूँ भाई साहब। कि अगर सरफेस एरिया रहेगा तो एक बार में क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी को दबाएगा। तो 4-5 बार हम छोड़ेंगे तो वो अच्छे से हो जाएगा। तो डी ऑप्शन सही जा रहे हैं, देखते हैं क्या होगा। मुझे भी आइडिया नहीं लग रहा है, तो देखते हैं। ऑप्शन ए सही है भाई साहब इसके। अगर आपको इस तरीके का कुछ काम करना है कि सॉइल कॉम्पैक्शन करना है और मिनिमम से मिनिमम पानी रखना है और मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी आपको चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो रैमर का है वो वज़न बढ़ाना पड़ेगा। याद रखिएगा, पर रिमेंबर प्लीज़, वज़न बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है? तो यह कभी कभी क्या होता है कि एनालॉजी काम नहीं करती है किस हिसाब से आप सोच रहे हैं, क्योंकि क्या होता है कि कुछ अपना सॉइल का कैरेक्टरिस्टिक रहता है, किस हिसाब से वो होगा। तो लॉट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट के बाद ये सब बातें पता चलती हैं कि हम क्या करें, इन तीनों में से कौन सा किया जाए, ठीक है? तो ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू पाया गया कि अगर वेट आप इंक्रीज करते हैं तो आप पा सकते हैं, ठीक है? आगे बढ़ जाते हैं। आफ्टर फिक्सिंग आफ्टर फिक्सिंग द प्लेन टेबल
टू द ट्राइपॉड, एक ट्राइपॉड है, इस पे हम प्लेन टेबल को फिक्स कर दिए, ये प्लेन टेबल इस पे फिक्स हो गया, ठीक है। द मेन ऑपरेशन विच आर नीडेड एट ईच प्लेन टेबल स्टेशन आर, क्या है भाई? अच्छा, तो आपको जितना भी, मान लीजिए एक बार यहाँ शिफ्ट किए, फिर आपको यहाँ से सारा मेजरमेंट ले लिए, फिर दूसरे जगह आपको प्लेन टेबल लगाना है, दूसरे जगह प्लेन टेबल लगाना है, ठीक है। तो आप कुछ यहाँ पे प्लेन टेबल को एडजस्ट करने के लिए कि मेरा सही से सेटिंग हुआ कि नहीं हुआ, तो हम कुछ मेथड करते हैं, हम लोग कुछ क्या करते हैं, कुछ ऑपरेशन करते हैं जिनका टेक्निकल नाम होता है लेवलिंग करना पड़ता है, ओरिएंटेशन करना पड़ता है और सेंटरिंग करना पड़ता है, तीन चीज़ करना पड़ता है। लेकिन इन तीनों में से पहले कौन बाद में कौन, पहले कौन बाद में कौन? तो भाई ट्राइपॉड लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको और लेवलिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि लेवलिंग करने का मतलब क्या है कि लेवल आप पहले मिला लीजिए, ठीक है, तीनों का लेवल सही है कि नहीं, तीनों ट्राइपॉड का लेवल सही है कि नहीं, पहले तो लेवल कर लो आप, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप 1 2 3 दिया है, 1 3 2 दिया है, तो बी सही होगा या तो सी सही होगा। तीसरा क्या, सेकंड क्या है, सेंटरिंग, देन ओरिएंटेशन। सेंटरिंग का मतलब यहाँ पे क्या होगा, सेंटरिंग का मतलब होता है कि आप, हाँ, उसको एकदम बीचों बीच में कर लिए, जो हम प्लम्ब से करते हैं सेंटरिंग। और ओरिएंटेशन, देखिए यहाँ पे क्या है कि इसमें ये शायद हिंदी में क्वेश्चन बनाते समय ये गलत कर दिए हैं, स्पेलिंग यहाँ पे देखिए सेंटरिंग ही लिख दिए हैं, यहाँ पे ओरिएंटेशन होना चाहिए था, सेंटरिंग ये रहेगा, ठीक है। दोनों जगह सेंटरिंग सेंटरिंग है, मे भी टाइपिंग में मिस्टेक हुआ होगा, कोई नहीं। तो ओरिएंटेशन, आप पहले लेवलिंग तो करेंगे, ये तो फिक्स है भाई साहब। फिर ओरिएंटेशन क्या है, ओरिएंटेशन का मतलब ये होता है कि आप थोड़ा सा अगर कहीं टेढ़ा मेढ़ा हो तो उसको सही कर लीजिए, प्लेन टेबल को सही कर लीजिए, ट्राइपॉड को लेवलिंग कीजिए, प्लेन टेबल को एडजस्ट कीजिए, फिर सेंटरिंग कीजिए। आई थिंक 1 2 3 ही होना चाहिए यार, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। देखते हैं सीक्वेंस क्या होता है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। पहले सेंटरिंग करते हैं, लेवलिंग करेंगे, लेवलिंग करने के बाद फिर सेंटरिंग करेंगे, देन ओरिएंटेशन करते हैं। तो ये बेसिक सा क्वेश्चन है, आप इसको सिंपली फॉलो कीजिए। एन बशक, एक बहुत ही सिंपल छोटी सी इसकी बुक है सर्वेइंग की, एन बशक, ये मैं पढ़ा हूँ, अच्छे से पढ़ा हूँ। बट देखिए अब क्या है, टाइम के साथ तो आदमी भूल जाता है चीज़ों को, तो ये क्या है आपके साथ यहाँ पे डिस्कशन हो रही है, तो आप रिमेंबर रखिएगा, पहले लेवलिंग करते हैं, सेंटरिंग करते हैं। अच्छा, ये कैसे रिमेंबर रखना है, देखिए अब तो टाइम के साथ आदमी भूल ही जाता है चीज़ों को, बट स्टिल कि भाई आप ट्राइपॉड हो गया, तो ट्राइपॉड को सबसे पहले तो आप लेवलिंग कर दीजिए, ट्राइपॉड को लेवलिंग कर दिए, फिर सेंटरिंग कर दीजिए। सेंटरिंग मतलब फिक्स कर दिए ट्राइपॉड को कि हाँ, लेवलिंग एक बार कर दिए, लेवलिंग करने के बाद सेंटरिंग कर दिए, तो मतलब सेंटर पे मिला दिए इसको, ठीक है। फिर ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन किस में, प्लेन टेबल में हम ओरिएंटेशन करते हैं कि कहीं प्लेन टेबल मेरा टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं है, ये चीज़ हो गया। शायद ये आई थिंक कंपास से करते हैं ओरिएंटेशन, देखना पड़ेगा। तो रिमेंबर रखिएगा कि भाई आपका सी ऑप्शन सही होगा, इन्होंने दे रखा है सी ऑप्शन, ओके। आगे देखते हैं, फॉर डस्ट फ्री फ्लोरिंग, डस्ट फ्री फ्लोरिंग आपको करना है, ठीक है। फ्लोरिंग, फ्लोर आपको बनाना है, वो क्या होना चाहिए, डस्ट फ्री होना चाहिए, डस्ट नहीं होना चाहिए। द फ्लोर फिनिश मटेरियल शुड हैव विच प्रॉपर्टी मेनली, डस्ट बिल्कुल ना हो, एकदम चिकना फर्श चाहिए। तो जो मटेरियल होगा वो कैसा होगा, इम्पैक्ट रेजिस्टेंस होना चाहिए, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ होना चाहिए, एब्रेशन रेजिस्टेंस होना चाहिए और द फ्लैक्सरल स्ट्रेंथ होना चाहिए। अच्छा, आपको एकदम चिकना चाहिए भाई साहब, चिकना होने तो एब्रेशन रेजिस्टेंस होना चाहिए, कि मतलब उस पर अगर आदमी घिसे तो उस पर घिसने का भाई प्रॉब्लम ना हो, घिसने से उस पर निशान कहीं ना आ जाए। एब्रेशन का मतलब ये होता है कि अगर किसी चीज़ पे हम घिसें, उसको एब्रेशन बोलते हैं, घिसने का प्रोसेस एब्रेशन। तो घिसने से क्या होगा कि उस पर ये कोई निशान ना बन जाए, क्योंकि निशान बन गया तो वो तो डस्ट फिर से आ जाएगा। तो एब्रेशन फ्री होना चाहिए भाई साहब। तो सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन तो मुझे बी लग रहा है, लेट्स सी। हाँ भाई साहब, बी ऑप्शन करेक्ट होगा, रिमेंबर ऑलवेज।
तो इस तरीके से आपको थोड़ा ये करना होता है। इन विच ईयर वॉज द इंडियाज फर्स्ट जनरल इलेक्शन हेल्ड इन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कब होता है? बी ऑप्शन करेक्ट है, 1951 से 1952 में हुआ था फर्स्ट जनरल इलेक्शन। चलिए, ये तो सिविल इंजीनियरिंग से हटके था, आगे देखते हैं। आइडेंटिफाई द रिपेयर टाइप रिलेटेड टू प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। भाई भाई ये क्या बोल दिया क्वेश्चन? आइडेंटिफाई द रिपेयर, किसी चीज को रिपेयर करना है वो चीज, आइडेंटिफाई द रिपेयर टाइप रिलेटेड टू प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। अच्छा, मोटा मोटी मुझे ये यहाँ पे लग रहा है कोई ऐसा मटेरियल होगा, पेंटिंग द डोर एंड विंडो, ऑप्शन बी क्या है? फिलिंग द क्रैक इन मशीनरी, ऑप्शन डी क्या है? रिन्यूअल ऑफ फ्लोरिंग। अच्छा, मैं ऑप्शन देके क्वेश्चन को समझने का कोशिश कर रहा हूँ, ये पूछना क्या चाह रहा है। आइडेंटिफाई द रिपेयर टाइप रिलेटेड, अच्छा जी, टू प्रिवेंटिंग मेंटेनेंस। अच्छा, मोटा मोटी मुझे क्वेश्चन का मतलब ये आ रहा है कि भाई आपका कोई चीज़ को रिपेयर करना है, और इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है जो कि रिपेयरिंग को शो कर रहा है, और वो रिपेयर करने के बाद वो मेंटेनेंस को रोके, मतलब रिपेयर एक बार हो जाए तो मेंटेनेंस ना करना पड़े, वैसा कुछ है भाई साहब। समझ रहे हैं ना आप? तो रिपेयरिंग पोर्ट होल्स इन रोड। अच्छा, पोर्ट होल्स इन रोड क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। रोड मान लीजिए जा रही है सड़क, तो गड्ढे जो बन जाते हैं ना बीच में साइड में, उसको पोर्ट होल बोलते हैं। पोर्ट होल को रिपेयर करने से क्या आपको ऐसा लगेगा कि बाद में मेंटेनेंस नहीं करना पड़ेगा? वो मेंटेनेंस को रोकेगा। अच्छा, रिपेयर भी तो वन टाइप ऑफ मेंटेनेंस ही होता है यार, ये कंफ्यूजन मेरे को डाल रहा है। दूसरा ऑप्शन क्या है? मेंटेनेंस भी तो वन टाइप ऑफ रिपेयर है, इट इज रिलेटेड टू रिपेयर, बोथ आर सेम। फिलिंग अप क्रैक इन मशीनरी, अच्छा, पेंटिंग ऑफ डोर एंड विंडो, ये रिपेयर है क्या? पेंटिंग करने से रिपेयर हो जाता है कोई चीज? रिपेयर का मतलब कोई चीज खराब हो गया, मेंटेनेंस का मतलब कि खराब नहीं हुआ और उसको खराब से हम पहले ही काम कर दिए। भाई रिपेयर और मेंटेनेंस में तो यही फर्क होगा कि मान लीजिए किसी चीज को मेंटेन रखना, मेरे पास गाड़ी है, तो गाड़ी मान लीजिए क्या है कि उसको सर्विसिंग कराना है 2000 चलने के बाद, तो हम 1900 साढ़े 1900 भी कर दिए और मेंटेन रखे गाड़ी को। रिपेयर का मतलब 2100 2200 के बाद हम कराने जा रहे हैं कुछ गड़बड़ होने के बाद, तो उसको रिपेयर कर दिए, यही मतलब डिफरेंस होगा। तो पेंटिंग ऑफ डोर एंड विंडो, ये तो ऑप्शन मुझे गलत लग रहा है, क्योंकि ये ऑप्शन तो होगा नहीं, यहाँ पर तो हम मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। रीन्यूअल द फ्लोरिंग, यहाँ पे रीन्यूअल कर रहे हैं फ्लोरिंग को, मतलब फ्लोर आपके पास कोई है उसको रीन्यू कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हम गाड़ी का ही ले हैं, तो रिपेयर करने के बाद फिर मेंटेनेंस करना पड़ेगा क्या? एग्जाम्पल अगर लें, फिलिंग अप क्रैक इन द मशीनरी, आइडेंटिफाई द रिपेयर टाइप, आइडेंटिफाई द रिपेयर टाइप। एक आपको ऐसा यहाँ पे रिपेयर का काम सेलेक्ट करना है जो कि क्या करते हैं, मेंटेनेंस, उस रिपेयर को करने के बाद मेंटेनेंस ना करना पड़े, ये बात है। भाई अगर पोर्ट होल को आप रोड पे कर रहे हैं, तो फिर उसको रोड को तो मेंटेन करना ही पड़ेगा। फीलिंग ऑफ द क्रैक ऑफ मशीनरी, अगर आप मशीनरी से मान लीजिए घर में आपको क्या होगा, क्रैक हो गया रोड, तो उसको मेंटेन करना पड़ेगा क्या? मेंटेन बिल्कुल करना पड़ेगा यार।
पेंटिंग ऑफ डोर एंड विंडो। अच्छा, एक बार पेंटिंग कर दिए तो उसको मेंटेन बहुत, मतलब मेंटेन आपको तुरंत नहीं करना पड़ेगा। रिन्यूअल ऑफ फ्लोरिंग, अगर एक फ्लोर को आप रिन्यू कर दिए तो इसको भी मेंटेन ज़्यादा नहीं करना पड़ता। क्या होगा, डी ऑप्शन है या सी है, देखना पड़ेगा। मैं तो, आप सोच लीजिए किसके साथ जाएंगे, मैं डी के साथ जाना चाहता हूँ। सी ऑप्शन होगा भाई साहब, पेंटिंग ऑफ डोर्स एंड विंडोज। तो दरवाजों और खिड़की को अगर आप कर दे रहे हैं तो वन टाइप ऑफ आप रिपेयर कर दिए उनको, और आपको मेंटेनेंस की फिर ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। फ्लोरिंग को एक बार पढ़ भी सकती है, क्योंकि कोई चीज़ फ्लोरिंग को अगर मान लीजिए इम्पैक्ट हो सकता है, बट डोर एंड विंडो पे बहुत कम चांसेस रहता है कि उसको मेंटेनेंस करना पड़े, क्योंकि एक बार पेंट करने के बाद। ठीक है, इस हिसाब से सोचना पड़ता है चीज़ों को। आगे देखते हैं, कुछ कुछ तो क्वेश्चन गलत ही होगा। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं 42। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ कोर्स एग्रीगेट फ्रॉम कॉन्क्रीट ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन इज कॉल्ड। अच्छा भाई साहब, सेग्रीगेशन इसको बोलते हैं। सेपरेशन देखिए, और सेपरेशन और सेग्रीगेशन कितना मतलब कंबाइंड। ब्लीडिंग क्या बोलते हैं, मान लीजिए कंक्रीट है, कंक्रीट से पानी बाहर निकलने लगा, ब्लीडिंग बोलते हैं। वर्किबिलिटी क्या बोलते हैं, वर्किबिलिटी आपके पास मान लीजिए जो कंक्रीट है, कंक्रीट में क्या होगा, सैंड होगा, सीमेंट होगा, गिट्टी होगा, ये सब है। ठीक है, तो ये सब होने से क्या होगा कि अच्छे से वो मिक्स है कि नहीं है, अच्छे से मिक्स होके जो मिस्त्री काम करेगा तो वो अच्छे से वर्क हो रहा है कि नहीं, वर्केबिलिटी। क्रीपिंग क्या बोलते हैं, क्रीपिंग, क्रीपिंग आप कमेंट कीजिएगा भाई साहब क्या बोलते हैं। क्रीप और क्रीपिंग से कंफ्यूजन नहीं होना है, एक बार देख लीजिएगा। तो ये सेग्रेगेशन होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, मैं ज़्यादा इस पर टाइम नहीं लूंगा। ताजमहल, व्हाइट कार्बन है क्या, ताजमहल इज सेड टू बी सफरिंग फ्रॉम ए मार्बल कैंसर। व्हाट इज मार्बल कैंसर, एसिड रेन। लो भाई, ब्राउन कार्बन, लार्ज नंबर ऑफ फंगी इन ताजमहल मार्बल्स। तीन सारे ही सही है मेरे को लग रहा है भाई साहब, बी ऑप्शन सही है भाई साहब। याद रखिएगा, एसिड रेन विच कोरोड मार्बल, ठीक है, एसिड रेन से होता है। ब्राउन कार्बन और इसका कोई मतलब नहीं है फंगी वंगी का। चलिए 44 ने बेसिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 44 डिस्कस करते हैं। गैस लीक ड्यूरिंग भोपाल ट्रेजेडी, मेथाइल आइसोसाइनाइड, पोटेशियम आइसोसाइनाइड, एथाइल आइसोसाइनाइड और द सोडियम आइसोसाइनाइड। देखिए भाई साहब, वो मेथाइल हुआ था आई थिंक यार, डी ऑप्शन, यस मेथाइल हुआ था, मेथाइल आइसोसाइनाइड हुआ था। क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन WEF ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2019? ये तो मुझे पता नहीं है भाई साहब, ऑप्शन बी करेक्ट है, इट मींस 76 था। ग्रेड ऑफ सीमेंट एंड कंक्रीट इज एक्सप्रेस्ड इन विच यूनिट, मेगापास्कल। मेगापास्कल में ही करते हैं, इतना ज़्यादा नहीं सोचना आपको, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे देखते हैं, 1 क्यूबिक मीटर ऑफ माइल्ड स्टील वेट अबाउट। ये यहाँ पे थोड़ा सा कोई फॉर्मूला होता है यार, 1 क्यूबिक मीटर ऑफ माइल्ड स्टील, फॉर्मूला तार्मूला कुछ नहीं होता है। यहाँ पे वेट पूछ रहा है, मतलब डेंसिटी होता है, डेंसिटी इन मास इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होता है स्टील का, स्टील का डेंसिटी क्या होता है पता है क्या किसी को? 2600 के आसपास कुछ होता है क्या? अरे यहाँ पे सिंपल क्या पूछ रहा है आपसे, ये पूछ रहा है कि डेंसिटी क्या है, सिंपल डेंसिटी बताओ बस। 1000 होगा क्या, 1000 तो पानी का होता है, ये तो होगा ही नहीं। 12000 होगा क्या, 7800 ये होगा क्या? सेवन 850 मेरे को लग रहा है, 7850। सी ऑप्शन, यस भाई साहब सी ऑप्शन होता है, याद रखिएगा, क्योंकि मैं पढ़ा हूं तो मुझे याद आ रहा है, कुछ झलक पे याद आ रहा था कि ये डिजिट था। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास 1 मीटर क्यूब का आपके पास बॉक्स है, तो उस बॉक्स को क्या करना है, स्टील से आपको भर देना है पूरा लबालब, जरा सा भी गैप ना रहे, व्हाइट वाइट कुछ ना रहे।
स्टील से लबालब भर दीजिए तो कितना वेट आ जाएगा 1 मीटर क्यूब के बॉक्स में? 7,850 kg वेट होगा भाई साहब। इसका मतलब ये हुआ, आगे देखिए, इन इंटरपोलेशन ऑफ satellite data used for monitoring dynamic change that occur on the earth's surface, the most suitable orbit for the satellite is near polar orbit, all of, ये क्या कर दिया, ये ऑप्शन दे दिया फटाक से, और डी में देना चाहिए, सर्कुलर ऑर्बिट और द सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। बताइए भाई साहब। द इंटरपोलेशन ऑफ सैटेलाइट डेटा यूज फॉर मॉनिटरिंग डायनामिक चेंजेस, मान के चलिए आपका क्या था ऑन द अर्थ, अर्थ पे मान लीजिए क्या है कि ग्लेशियर है, बर्फ जमा हुआ है, बर्फ कुछ दिन के बाद क्या होगा, गल जाएगा गर्मी में, तो गर्मी में जब गल जाएगा तो डायनामिक चेंज हो गया, मतलब टाइम के साथ चेंज हो गया, ठीक है। तो उसको अगर मॉनिटरिंग करना है तो जो सैटेलाइट को है वो किस ऑर्बिट में छोड़ना पड़ेगा, पोलर ऑर्बिट में छोड़ेंगे, सर्कुलर ऑर्बिट में छोड़ेंगे, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में छोड़ेंगे, या ऑल ऑप्शन। तो आपको भाई सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि पोलर ऑर्बिट में सैटेलाइट छोड़ने से क्या होता है, क्या इम्पैक्ट होता है, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, सर्कुलर ऑर्बिट में क्या होगा, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में क्या होगा। तो ये है भाई साहब। अगर अच्छा मोटा मोटी ये मान के चलिए, अगर आपको ये भी आइडिया होता है कि पोलर ऑर्बिट का डिस्टेंस कितना है और सन सिंक्रोनस का डिस्टेंस कितना है अर्थ से, उस ऑर्बिट का डिस्टेंस, तो भाई ये सन से रिलेटेड है, तो मैं मोटा मोटी मान के चलता हूँ कि पोलर, नियर पोलर ऑर्बिट, इसका डिस्टेंस कम होगा कंपेयर टू द सन सिंक्रोनस। अगर डायनामिक चीज़ आपको देखना है तो वो क्या होगा, कम डिस्टेंस पे होना चाहिए वो सैटेलाइट, तो आप डायनेमिक देख सकते हैं। मैं देखिए सिंपल एनालिसिस अपना माइंड अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से कर रहा हूँ, बट ये गलत भी हो सकता है, तो मैं तो नियर पोलर ऑर्बिट के पास जाऊंगा, ठीक है। देखता हूँ क्या ऑप्शन होगा, आप भी सोच के रखिए, ऑप्शन सी होगा भाई साहब, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, ठीक है, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट होगा। रिमेंबर प्लीज ऑलवेज कि आपको कोई डायनामिक चेंज देखना होगा तो आपको सैटेलाइट किस कक्ष में, किस ऑर्बिट में छोड़ना होगा, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में छोड़िएगा। अब इसका क्या होता है सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, आपको देखना पड़ेगा, देख लीजिएगा। ड्राइंग पेंसिल्स आर ग्रेडेड अकॉर्डिंग टू इंक्रीज इन रिलेटिव। अच्छा भाई साहब, ये क्या होता है, ये आई थिंक रिलेटेड टू द हार्डनेस, डायामीटर, शार्पनेस, लेंथ। लेंथ वेंथ कुछ नहीं, पेंसिल का लेंथ तो सब सेम ही होता है भाई साहब। ड्राइंग पेंसिल्स आर ग्रेडेड अकॉर्डिंग टू, आप जब ड्राइंग करते हैं तो होता है ना, आपको H1 से बनाना है, HB से बनाना है, ठीक है, A3 A3 ये कुछ होता है, तो वो ग्रेड किसके हिसाब से होता है, अच्छा वो ग्रेड इस हिसाब से होता है जो पेंसिल गाढ़ा चलेगा। HB वाला क्या चलता है, सबसे डार्क चलता है, उससे कम वाला क्या चलता है, हल्का सा लाइट चलता है, ठीक है ना, ये डार्क चलेगा, ठीक है। तो ऐसे, तो अब यहाँ पे डायामीटर के हिसाब से करते हैं क्या, नहीं, डायामीटर और लेंथ सबका बराबर रहता है। हार्डनेस क्या होता है भाई साहब, हार्डनेस वार्डनेस कुछ नहीं, शार्पनेस होगा, कितना शार्प दिख रहा है वो। हार्डनेस क्या, हार्डनेस मतलब क्या, टूट जाएगा जल्दी, हार्डनेस वार्डनेस कुछ नहीं, ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन ए क्यों बोल रहे हैं हार्डनेस, हार्डनेस का मतलब कठोरता। ड्राइंग पेंसिल्स आर ग्रेडेड अकॉर्डिंग टू द इंक्रीज इन रिलेटिव हार्डनेस, याद रखिएगा भाई साहब, हार्डनेस ही होता है, आई थिंक हार्डनेस ही होगा फिर, जब ये सही बोल रहे हैं। क्योंकि शार्पनेस को मैं यहाँ पे समझ रहा था कि कितना कोई चीज़ शार्प चल रहा है, शार्प मतलब मैं ये सोच रहा था कि शार्प का कहने का मतलब कितना क्लियरिटी विजिबल हो रहा है, तो उस हिसाब से, लेकिन ये हार्डनेस के हिसाब से होता है। मे बी जो उसके इनसाइड का जो मटेरियल होता है वो मटेरियल हार्ड होगा, हार्ड होने से क्या होगा, ज़्यादा हार्ड होगा तो मे बी वो थोड़ा ज़्यादा गाढ़ा चलता होगा, तो कुछ ऐसे रिलेटेड होगा, वो देखना पड़ेगा। आप इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, दोबारा क्वेश्चन तो ये शायद नहीं आने वाला है एक बार, लेकिन देख लीजिएगा, चलिए याद रखिएगा लेकिन।
द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कॉमनली अवेलेबल ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट 3.15, ये तो रिमेंबर रखना चाहिए सबको। बी ऑप्शन। आगे, एंथ्रैक्स is caused by a type of fungi, virus, बैक्टीरिया एंड द प्रोटोजोआ। एंथ्रेक्स क्या है भाई? इनको ब्रैकेट में हिंदी में तो एटलीस्ट एंथ्रेक्स का मतलब ब्रैकेट में लेने एक टाइप की बीमारी है, एक तरह की या कुछ है। क्या है एंथ्रेक्स पता नहीं, क्या ही मेडिकल टर्म हम लोग जानेंगे, सिविल इंजीनियर कैसे समझेगा इस चीज को। एंथ्रेक्स भाई क्या है? एंथ्रेक्स मेरे हिसाब से फंगी वंगी से होता होगा, देख लेते हैं। सी है भाई साहब, ये बैक्टीरिया से होता है। 52। अच्छा, द कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर एट रेस्ट इज गिवन बाई, और आपका यहाँ पे म्यू जो है वो पॉइजंस रेशियो है। ये क्वेश्चन गेट में आ चुका है भाई साहब, याद रखें, सिविल इंजीनियरिंग गेट में क्वेश्चन ही आया था, इतना मुझे याद है। कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर एट रेस्ट इज गिवन बाई, मेरे हिसाब से पॉइजंस रेशियो क्या होता है? पॉइजन रेशियो क्या होता है? लैटरल डिफ्लेक्शन डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है, लैटरल डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल ये होता है। तो लैटरल में कम होगा, लॉन्गिट्यूडनल मतलब ये 1 से कम रहता है भाई साहब, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर, कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर भी 1 से कम होना चाहिए। तो यहाँ 1 से कोई चीज़ कम घटाएंगे, सपोज दैट यहाँ पे आ गया, अगर हम इसकी वैल्यू, देखिए मेरे को फॉर्मूला पता नहीं है भाई साहब, लेकिन मैं कैसे निकालता हूँ आप देखिए थोड़ा। मेरे को 0.5 मान लिया, मेरे पास पॉइजंस रेशियो है, तो यहाँ पे आप करेंगे तो क्या आएगा? 0.5, 1 में से अगर 0.5 गया तो 0.5, 0.5, ये 1 आ गया। तो ये तो फॉर्मूला मेरे को लग रहा पॉसिबल। देख लेते हैं दूसरा, ये 0.5 हो गया और ये 1.5, तो 1/3 आएगा, तो 0.33 आएगा। तो ये कुछ पॉसिबल होगा। यहाँ पे क्या होगा? 0.5 डिवाइड बाई 0.5, ये होगा ना। तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ भी 1 आएगा, यहाँ पे 1.5 और ये होगा 0.5, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर, कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर क्या होगा अब? कि मतलब ये कोफिशिएंट जो है वो अर्थ प्रेशर को, इसका आने का मतलब क्या होगा? अर्थ प्रेशर को बढ़ाता है या घटाता है? ये कोफिशिएंट अगर ऐड कर दें तो डेफिनेटली घटाता ही होगा, कि कोई भी कोफिशिएंट ज़्यादातर आते हैं तो वो घटाते हैं, तो ये सी ऑप्शन तो होगा नहीं। मुझे ना सबसे सुटेबल जो लग रहा है वो बी ऑप्शन लग रहा है भाई साहब, सबसे सुटेबल डी होगा, याद रखिएगा डी होता है। ये रिमेंबर करने की चीज़ है, इसका डेरिवेशन भी कुछ होता होगा। तो आपके पास जो कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर है वो क्या होगा? म्यू डिवाइड बाई 1 माइनस म्यू। अगर म्यू की वैल्यू 0.3 होती, लेट सपोज 0.3 ले लो, तो यहाँ पे 0.7 बचता, 0.3 बचता, ठीक है। तो इससे गया 3 दूनी 6, 2.33, यहाँ पे अगर 0.3 रखो तो 0.3 डिवाइड बाई 0.7, ठीक है ना। तो यहाँ से भी आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। यहाँ पे अगर 0.3 रखूँ, मैं बी बोल रहा था ना, अगर यहाँ पे 0.3 रखूँ और यहाँ पे 1.3 हो जाएगा, तो इन दोनों में से कोई एक सही होता, लेकिन रिमेंबर रखिए नीचे क्या होता है? माइनस होता है, ठीक है, माइनस होता है। तो इससे क्लैरिटी ये हो रही है कि आपके पास जो पॉइजंस रेशियो है वो लेस देन 1 होता है ऑलवेज, याद रखिएगा। मैं पॉइजंस रेशियो बोल रहा हूँ, ये कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर। ऑप्शन डी करेक्ट है भाई साहब,
कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर, ये क्वेश्चन आने का चांसेस है, आप इसको वीवीआई कर सकते हैं क्योंकि ये गेट में भी पॉपुलर क्वेश्चन है ये। कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर और भी होते हैं, 1 माइनस साइन थीटा, अगर आप रेस्ट में है तो, अगर वो डायनामिक एक्टिव है पैसिव है तो क्या होगा, वो देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई प्रिपरेशन आपको करना है तो डेफिनेटली आपको ये करना पड़ेगा, हाँ अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी, नहीं तो दिक्कत होगा। द लॉरी और ट्रक bringing RMC from factory to construction site is called as, the lorry or truck bearing RMC for factory to construction site is called, और बियरिंग नहीं ब्रिंगिंग है, वही मैं अच्छे से मतलब नहीं समझ पा रहा था, अच्छे से पढ़िए भाई। तो लॉरी ये क्या है कि ये आरएमसी ला रहा है फैक्ट्री को, आरएमसी कोई सामान है वो फैक्ट्री में ला रहा है ट्रक या लॉरी से, तो क्या बोलते हैं कंक्रीट ट्रक। आरएमसी क्या होता है, अब तो आरएमसी का फुल फॉर्म नहीं दिया, कैसे एक आदमी पकड़ेगा कि आरएमसी का मतलब क्या होता है। कंक्रीट वोंक्रीट है क्या कोई, ये रेनफोर्स्ड क्या है, ये कंक्रीट से रिलेटेड होगा क्योंकि ऑप्शन भी वैसे ही कुछ लग रहा है। मिक्स कंक्रीट है क्या, कंक्रीट ट्रक, मेरे को लग रहा है वो जो कंक्रीट लेके जो चलता है ना ट्रक, कंक्रीट अंदर भर लेता है उसको ही बोलते हैं वो ट्रक, क्या बोलते हैं कंक्रीट ट्रक, कंक्रीट मिक्सर बोलते हैं, और ट्रांजिट मिक्सर हो, कंक्रीट मिक्सर तिक्सर होगा कुछ यही होगा, मिक्सर ही होगा यार, बी या सी ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन है, उसको ट्रांजिट मिक्सर बोलते हैं, याद रखिएगा। कंक्रीट मिक्सर में भी जो वहीं पे जहाँ पे फील्ड है वहाँ पे मिक्सर वाली एक मशीन होती है ना, इंजन वगैरह से चलती है, जनरेटर वगैरह से, वो कंक्रीट मिक्सर होगी। ट्रांजिट मिक्सर वो चलते चलते जो मिक्स करता है, ट्रांजिट मिक्सर, याद रखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द positions of various foundation and other elements on to the ground as per the drawing is called, very important, the process of making the positions of various foundations and other elements on the ground as per the drawing is called। अच्छा जी, पोजीशन आप बता रहे हैं भाई साहब, मान लीजिए आपको फाउंडेशन में कोई कहीं पे कॉलम देना है, कहीं पे कुछ बनाना है, तो क्या कर रहे हैं आप कि भाई मार्किंग कर रहे हैं, मेकिंग नहीं मार्किंग है, आप मार्किंग कर रहे हैं, आपके पास एक बहुत बड़ा ग्राउंड है तो आप मार्किंग कर रहे हैं, यहाँ पे ये चीज़ बनेगा, यहाँ पे एक चीज़ बनेगा, यहाँ पे ये चीज़ बनेगा, यहाँ पे ये चीज़ बनेगा, इसको क्या बोलते हैं, सेटलिंग ऑफ फाउंडेशन बोलते हैं, सेटलिंग आउट फाउंडेशन बोलते हैं, सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन बोलते हैं, या सिटिंग सिटिंग ऑफ फाउंडेशन बोलते हैं, बताइए। सेटलिंग, सेटिंग, सिटिंग, सेटलमेंट, भाई साहब इतना कंफ्यूज कर दिया यार। अब ये क्या है, ये टर्मिनोलॉजी कोई है, अब अपने हिसाब से क्या बोलेंगे, अगर मुझे बनाने को कोई बोलता कि आप एक नया टर्म दीजिए इस चीज को, तो मैं तो भाई दे देता इसको फाइनलाइजिंग द, फाइनलाइजिंग द मार्किंग, तो ऐसे ही कुछ बना देता, फाइनलाइजिंग ऑफ मार्किंग प्रोसेस ये देता मैं, या फाउंडेशन से रिलेटेड अगर देना होता तो फाइनलाइजिंग ऑफ फाउंडेशंस, फाइनलाइजिंग देने से फिर गलत हो जाता, इनिशियलाइजेशन ऑफ द फाउंडेशन ये दे देता भाई, इनिशियलाइजेशन मतलब मार्किंग से हम इनिशियलाइजेशन कर, ऐसा कुछ दे, तो ये सेटलमेंट बोल दिया, सेटलमेंट कर रहे हैं क्या, सेटलमेंट वेटलमेंट कुछ नहीं कर रहे हैं, सेटिंग ऑफ फाउंडेशन सेटिंग वेटिंग कर रहे हैं क्या, सेटलिंग कर रहे हैं क्या, सिटिनिंग ऑफ फाउंडेशन, मेरे को लग रहा है ये सी ऑप्शन होगा यार,
मतलब वो जगह दे रहे हैं उसको, कहाँ पे फाउंडेशन देना है, क्या करना है, तो सीटिंग में बैठा बैठा रहे हैं। ये सी ऑप्शन मेरे हिसाब से होना चाहिए। डी ऑप्शन है भाई साहब, याद रखिएगा। सेटिंग बोलते हैं भाई, सेटिंग आउट, सेटिंग आउट ऑफ फाउंडेशन, सेटिंग हो रही है। आगे देखते हैं। ये तो सब टर्मिनोलॉजी वाले क्वेश्चन हैं, जेई में ज़्यादातर ऐसे ही आते हैं। नॉर्मल एवरेज थिकनेस ऑफ स्ट्रैटो, ओ भाई साहब, नॉर्मल एवरेज थिकनेस ऑफ स्ट्रैटोस्फेरिक ओजोन लेयर अक्रॉस द ग्लोब इज अराउंड, बताइए भाई साहब। स्ट्रैटोस्फेयर में क्या होता है, ओजोन लेयर होता है, और उसका थिकनेस कितना होता है। मैंने 300 के आसपास पढ़ा है यार, देखते हैं बी ऑप्शन में ठोकूंगा। बी होता है, 300 के आसपास ही पढ़ा था मैंने। डी यू मेजरमेंट करने का यूनिट है। इन लोड बियरिंग स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर है जो लोड बियर करेगा। इफ ए वॉल इज नॉट बियरिंग, if a wall is not bearing the load from slab, that wall is also called। अच्छा देखिए, ये कहने का मतलब क्या है, आजकल बिल्डिंग देखते होंगे क्या बनता होगा। बिल्डिंग क्या है, कॉलम खड़ा कर दिए, कॉलम के ऊपर छत डाल दिए, बिल्डिंग बन गया। बाद में फिर दीवार जोड़ के हम उसमें बना रहे हैं कि ये यहाँ पे एक इधर दीवार जोड़ो, ये रूम हो गया। अब दीवार के ऊपर तो भाई स्लैब का लोड आया नहीं, जो छत आपने डाला उसका लोड तो आया नहीं, तो उस दीवार को क्या बोलेंगे, टेंशन वॉल बोलेंगे, पर्जियन वॉल बोलेंगे, रिटेनिंग वॉल बोलेंगे, और इंटरमीडिएट। तो इसको आई थिंक पार्टीशन वॉल बोलते हैं, ठीक है। यस, सी ऑप्शन, पार्टीशन वॉल बोलते हैं, पार्टीशन हम दे दिए। चलिए, द एबिलिटी ऑफ आई टू फोकस ऑन डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एज वेल एज नियर बाई ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड power of accommodation, hypermetropia, the ability of eye to focus on distant object as well as nearby object। मायोपिया, ये ना सिंपल सा एक फिजिक्स का क्वेश्चन है भाई साहब। दूरस्थ वस्तुओं तथा निकटतम वस्तुओं पर फोकस करने की नेत्र की क्षमता को क्या कहते हैं। अच्छा, एक बीमारी होती है, अगर आपको दूर का दिख रहा है, नजदीक का नहीं दिख रहा है, नजदीक का दिख रहा है, दूर का नहीं दिख रहा, इसमें तो दोनों ही पूछ रहा है यार। दूरस्थ वस्तुओं तथा निकट वस्तुओं पर फोकस करने वाले नेत्र का क्या कहते हैं। फोकस का मतलब ये तो नहीं है कि उसको दिख नहीं रहा है तो फोकस करके देख रहा है कोई चीज को। भाई मुझे तो दिखता है दूर नजदीक सबका, भी आंख मेरी ठीक है। इसका मतलब ये है क्या, द एबिलिटी ऑफ आई टू फोकस ऑन डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एज वेल एज द नियर। ये भाई वही होगा फोकस का मतलब, उसको ना अच्छे से दिखता नहीं है, नहीं दूर का दिखता है नहीं पास का दिखता है, ये है। पावर ऑफ एकोमोडेशन, प्रेस बायोपिया, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, ये तो दोनों ऑप्शन जो होता है ना, ये इसमें से एक होता है कि जो पास में नहीं दिखता है, दूर का दिखता है, दूर। और पावर ऑफ एकोमोडेशन ही ये होगा यार, सी ऑप्शन, कुछ यही मायोपिया तायोपिया लग रहा है। ए ऑप्शन होगा भाई साहब, ए ऑप्शन होगा, याद रखिएगा, पावर ऑफ एकोमोडेशन। एकोमोडेट कर रहा है पावर को, पावर ज्यादा लगेगी इसको देखने के लिए दोनों को। एकोमोडेट का मतलब किसी चीज को संग्रह करना, एक पास में लाके रखना। Okay, now moving ahead with the new questions. 58. Which of the following cannot be done with the help of the theodolite in surveying? Setting out curve कर सकते हैं, determining the area of ground, establishing grades, determining the difference between of the elevation. We cannot do, I think, establishing the grade. C option. B option भाई साहब, area, we cannot find out the area.
ग्रेड का मतलब क्या है यहाँ पे? ग्रेड का मतलब एलिवेशन है क्या? आई थिंक ग्रेड इज रिलेटेड टू द एलिवेशन। तो एरिया हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं थियोडोलाइट से। यस डेफिनेटली एरिया, लेकिन मैं यहाँ पे डिटरमाइनिंग द एरिया ऑफ द ग्राउंड, तो मैं अच्छा इस बात में ये कंफ्यूज हो गया कि एरिया हम लोग इस ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। मान लीजिए डिस्टेंस मेजरमेंट कर लिए, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दिए, ठीक है, तो हम यहाँ पे थियोडोलाइट रख के डिस्टेंस मेजरमेंट कर लिए, कितना डिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, यहाँ पे थियोडोलाइट लगा के ये डिस्टेंस मेजरमेंट कर लिए, तो ये करने के बाद डायरेक्ट हमें एरिया मिल जाएगा। लेकिन ये बात क्या कर रहा है कि थियोडोलाइट आपको एग्जैक्ट आपको वैल्यू दे दे, आपको फिर वहाँ ग्राउंड पे फिर लाइन मिला के ग्राउंड से मेजरमेंट करना ना पड़े एरिया, आपको स्केल ड्रॉ करके हर चीज़ करके। तो एरिया आपको क्या होगी, थियोडोलाइट के शीशे में, जो थियोडोलाइट देखने का जो ये होता है, थियोडोलाइट में डिस्टेंस दिखाता है, तो वो अच्छे से दिखा दे। एरिया दिखाता है क्या? एरिया वेरिया नहीं दिखाता आई थिंक। बाकी आप लाइन ड्रॉ करके तो एरिया कर। अच्छा सेटिंग आउट कर्व, कर्व आप सेटिंग आउट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, डिस्टेंस डिस्टेंस मेजरमेंट करके। तो बी ऑप्शन भाई, एरिया नहीं निकालते। ये क्वेश्चन अच्छा मेरे को लग रहा है कि गुप्ता एंड गुप्ता में ये सब देगा है कुछ क्वेश्चंस। चलिए 59 60 तक सॉल्व करेंगे आज। Mendeleev's periodic law state that the property of elements are the periodic function of their atomic number, मेटल। अच्छा मैं ये बहुत पढ़ता था भाई, अभी तो मैं भूल गया हूँ पूरा। नॉन मेटल और एटॉमिक मासेस, मैंडलीव पीरियोडिक लॉ, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ व्हाट, मैंडलीव ने क्या दिया था? एटॉमिक मास दिया था, एटॉमिक नंबर दिया था, क्या दिया था? कुछ होगा, एटॉमिक मास नंबर। डी ऑप्शन करेक्ट है भाई। मेंडलीव ने क्या दिया था? मैंडलीव, मैंडलीव मतलब मास, एम से मास, एम से मेंडलीव, रट लिया भाई साहब। केमिस्ट्री रटने से ही काम चलता है, याद रखिए। एटॉमिक नंबर एन है यहाँ पर, तो मेंडलीव से तो एन मिल नहीं रहा है, तो मेंडलीव मतलब एम, एम फॉर मेंडलीव, एम फॉर मास। रिमेंबर प्लीज, थोड़ी सी ट्रिक हो गई। चलिए विच इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैसेज इन द अर्थ एटमोसफेयर, इसका आंसर मैं दूंगा पक्का। ग्रीन हाउस गैसेज जानते हैं कौन से नहीं है? ओजोन है, सल्फर डाइऑक्साइड है, मेथेन है, आई थिंक कार्बन डाइऑक्साइड है कि नहीं यार? दुनिया भर का तो कार्बन डाइऑक्साइड भरा हुआ है एटमॉस्फेयर में, कार्बन डाइऑक्साइड से कुछ फर्क है क्या? आई थिंक सल्फर डाइऑक्साइड नहीं है, SO2। बी ऑप्शन यस। कार्बन डाइऑक्साइड तो गर्म होता है ना, तो ये होगा। 61 क्वेश्चन मैं आपको दिखा दे रहा हूं, नेक्स्ट डे हम लोग सॉल्व करेंगे 60 नंबर क्वेश्चन। टेंडन्स आर स्टील रेनफोर्स्ड मैंडेटरीली रिक्वायर्ड, मतलब मैंडेट है, स्टील रेनफोर्समेंट आपको करना है तो टेंडन मैंडेटरी है। तो प्री कास्ट एलिमेंट में और प्री एस्ड्रेस्ड कंक्रीट एलिमेंट में, प्री फैब्रिक कंक्रीट एलिमेंट में और द प्रेस्ड स्टील एलिमेंट में, इन चारों में से किस में आपको टेंडन रिक्वायरमेंट है? सोचिए और इसका कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे प्री कास्ट कंक्रीट। प्री कास्ट में होगा क्या? टेंडन आई थिंक बाहर से जो लगाते हैं ना, सोचिए सोचिए, कल मैं अच्छे से सोच के इस पर डिस्कस करूंगा। ओके, थैंक यू फॉर टुडे, लेट्स मीट ऑन द नेक्स्ट क्लास टुमारो। थैंक यू, बाय बाय।